चलिए, जो बैठ गए हैं कृपया करके बात मत कीजिए। क्लास चालू हो गया है, क्लास लाइव हो गया है और सभी ऑनलाइन दोस्त उपस्थित हो गए हैं। चलिए अब शुरू करें। शांत हो जाइए कृपया। पिछले क्लास में सेल के बारे में पढ़े थे और सेल से रिलेटेड देखिए कितना क्वेश्चन था। सेल से रिलेटेड जो प्रश्न है, ये कौन नोट है जी? 137 प्रश्न टोटल, 137 प्रश्न याद हो गया है ना? और ध्यान रखिए, याद पूरा करना है। 137 प्रश्न है, 136 कर लिए, एक नहीं किए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक नंबर ही आपको मेरिट से निकाल सकता है, बस एक नंबर। और कई ऐसे स्टूडेंट से मिले हैं जो एक नहीं 0.5 के लिए मेरिट लिस्ट से बाहर है। तो आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसमें एक एक नंबर का बहुत बड़ा वैल्यू है और इसलिए सारे प्रश्नों को याद करना है, सारे के सारे प्रश्न को। बहुत लोग छांट छट कर याद करते हैं तो बस गए, अब काम से गए। तो पहला चैप्टर सेल खत्म हो चुका है, अच्छी तरह से खत्म हो चुका है। अब आपका काम है, जब तक दूसरा चैप्टर चल रहा है तब तक पहले चैप्टर के 137 प्रश्नों को बार बार रिवीजन करना है। याद नहीं कीजिएगा नौकरी नहीं होगा, और याद कीजिएगा फिर भी याद नहीं होगा तब भी नौकरी नहीं होगा। ठीक है ना? दो बात हो सकती है कि आप याद नहीं किए, दूसरा कि आप याद कर रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है। दोनों का अर्थ एक ही होता है कि आप नौकरी करने के योग्य नहीं है। आपको याद आसानी से हो, इसीलिए क्लास में हर बात को डिटेल से हम समझाने की कोशिश करते हैं जहां तक हमको आता है। ठीक है ना? और इसलिए हम कहते हैं कि क्लास में पूरी शांति और गंभीरता बरतते हुए एक एक बातों को समझिए, और जब आप एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन याद करना आपके लिए चुटकी भर का खेल रह जाएगा दोस्तों। तो 137 प्रश्न सबको याद हो गया ना? चलिए दोस्तों, पहला के बाद हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमी का अभी थोड़ा रोक दिए हैं, बायोलॉजी का तब तक रेस पकड़ा देते हैं, फिर हम लोग इकोनॉमी पर आ जाएंगे। काफी लंबा बैच है, 4 घंटे का बैच है, तो हड़बड़ाना नहीं है। समय पर सिलेबस समाप्त होगा और समय पर बहाली भी आ जाएगी दोस्तों। लेकिन आपको इस तरह से याद करना है कि जो चीज खत्म हो गया है, जो चैप्टर खत्म हो गया है, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आपके होठ पर होना चाहिए। बैच के साथ नहीं चलिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है, आपको बैच के साथ चलना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। पहले चैप्टर में हम कोशिका के बारे में पढ़े थे और अब यह दूसरा चैप्टर है ऊतक का, और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है?
हिस्टोलॉजी कहलाता है। और ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये वैज्ञानिक मेयर का दिया हुआ शब्द है। ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है, इस टर्म का उपयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? मेयर ने किए थे। अब आइए दोस्तों, आप पहले से ही जान चुके हैं कि इस पृथ्वी पर दो तरह के सजीव हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को हम कहते हैं क्या? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और आंखों से दिखने वाला हर सजीव क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो दो प्रकार के सजीव होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय सजीव अर्थात सूक्ष्म जीव आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और मल्टी सेलुलर आंखों से दिखते हैं, जो भी सजीव आंख से दिख रहे हैं वो मल्टी सेलुलर है। तो जो एक कोशिकीय सजीव है उनके शरीर में केवल और केवल एक कोशिका है। जो एक कोशिकीय सजीव है उनके शरीर में केवल एक कोशिका ही इसके शरीर का निर्माण कर देता है। ऐसे एक कोशिकीय सजीवों के शरीर में कोई ऊतक नहीं होते। एक कोशिकीय सजीवों के शरीर में कोई ऊतक, केवल और केवल क्या होता है? एक कोशिका होता है। यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं टिश्यू यानी कि ऊतक, वो ऊतक केवल और केवल किस में होते हैं? मल्टी सेलुलर में होते हैं। क्या एक कोशिकीय अर्थात सूक्ष्म जीव में ऊतक होते हैं? नहीं होते हैं। ऊतक केवल और केवल किस में होते हैं? मल्टी सेलुलर में होते हैं। और आप जानते हैं कि एक कोशिकीय सजीवों के शरीर का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। ऑर्गेन और ऑर्गेन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम। और फिर कई ऑर्गेन सिस्टम फाइनली निर्माण करता है किसका? बॉडी का। तो ऊतक केवल किन सजीवों में पाए जाते हैं? ऊतक का अभाव किसमें होता है? हालांकि कुछ बहुकोशिकीय में भी ऊतक का अभाव है। कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर हैं जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं, उसकी भी चर्चा हम बायोलॉजी के आगे के चैप्टर में करेंगे। कुछ बहुकोशिकीयों में भी ऊतकों का अभाव है, कुछ बहुकोशिकीय में भी केवल और केवल क्या है? आगे जैसे जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा कि आखिर पृथ्वी पर वो कौन है मल्टी सेलुलर जिसमें ऊतक नहीं है। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अधिकांश जो बहुकोशिकीय सजीव हैं उनके शरीर का निर्माण इसी क्रम में होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन मिलकर, और फाइनली ऑर्गेन सिस्टम बॉडी। क्लियर हो गया? ऊतक केवल किस में पाए जाते हैं? आप तो यहां पर जब आप एक बहुकोशिकीय सजीव के निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं, इस देखने के क्रम में ही आप समझ गए हैं कि ऊतक क्या है। ऊतक वही इकाई है जो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ। लेकिन आइए, एक ऊतक का सही परिभाषा क्या होगा? ऊतक का सही परिभाषा क्या होगा? तो दोस्तों, कोशिका, ठीक है ना, कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक किनसे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक से अधिक कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर ही किसका निर्माण करता है? ऊतक किसका समूह है? कोशिका का समूह ही मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। अब कोशिका का समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं तो इसके भी शर्त हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोशिका मिलेगा और कहेगा चलो भाई ऊतक बना लेते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है दोस्तों। कोशिकाओं के समूह ही मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्त हैं।
वो शर्त क्या है? पहला शर्त है कि समूह में जितने भी कोशिकाएं होंगे उन सभी कोशिका का आकार एवं आकृति, शेप एवं साइज क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये नहीं कि भिन्न भिन्न आकृति का कोशिका मिलकर ऊतक बना लेगा। कोशिका का समूह मिलकर ऊतक बनाएंगे, लेकिन उन समूह में सारे कोशिका के आकार और आकृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। भिन्न भिन्न आकार और आकृति के कोशिकाएं मिलकर ऊतक नहीं बनाएंगे। दूसरा शर्त है कि उन सारे कोशिकाओं के कार्य भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनकी उत्पत्ति भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उत्पत्ति समान होने का मतलब, मान लीजिए कुछ कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बना है और कुछ कोशिका मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बना है। कुछ कोशिकाएं माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बना है और कुछ कोशिका मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बना है। तो क्या माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बने कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कोशिका के समूह में सारे कोशिका की उत्पत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। बात को समझे कि नहीं? समान आकार आकृति के कोशिकाएं, समान कार्य करने वाले कोशिकाएं एवं समान उत्पत्ति के कोशिकाएं ही आपस में समूह मिलाकर क्या बनाते हैं? एक ऊतक कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक ऊतक कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उस ऊतक में और उस एक ऊतक में पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं का आकार और आकृति क्या होगा? समान होगा। कार्य क्या होगा? समान होगा। उनकी उत्पत्ति भी क्या होनी चाहिए? एक ऊतक में पाए जाने वाले सभी कोशिका के आकार और आकृति क्या होनी चाहिए? उनके कार्य भी क्या होनी चाहिए? उनकी उत्पत्ति भी क्या होनी चाहिए? बात को समझे कि न समझे? कितने शर्त हैं? कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं? लेकिन कोशिका का वही समूह ऊतक बना पाएगा। अरे हमको देखिए, क्या देख रहे, फीस हमको दे रहे हैं, देख किसी और को रहे हैं। गजब स्थिति। दुनिया में हजार समस्या है, ठीक है ना? हजार समस्या। जनरल कंपटीशन में एक चीज और है, स्वार्थी बनकर रखिए, अपने से मतलब रखिए, ठीक है ना? सिर्फ अपनों से मतलब रखिए। अब बैठ रहा सब उसको देख रहा कैसे बैठ रहा है, ठीक है? यहाँ हम खड़ा है, हमको कोई नहीं देख रहा है, ठीक है? कोशिका का समूह मिलकर क्या बनाते हैं? तो क्या कोई भी कोशिका मिलकर ऊतक बना लेगा? उसके शर्त कितने हैं? कौन कौन? अब ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम ऊतक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके एक शर्त का उल्लंघन हो सकता है। वो कौन है? यानी हमें कुछ ऐसे ऊतक मिलेंगे आगे चलकर, हमें कुछ ऐसे भी ऊतक मिलेंगे जिसमें एक आकार के कोशिका नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न आकार के कोशिका है। हालांकि ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो ये जो तीन शर्त है, इसमें एक शर्त का उल्लंघन हो सकता है। पौधे और जंतु के शरीर में कुछ ऐसे भी ऊतक हैं, पौधे और जंतु के शरीर में कुछ ऐसे भी ऊतक हैं जिनमें पाए जाने वाले कोशिका के आकार और आकृति क्या समान नहीं है। लेकिन अधिकांश ऊतक के सारे कोशिका के आकार और आकृति क्या होंगे? उनके कार्य क्या होंगे? उनके उत्पत्ति भी क्या होंगे? क्लियर हो गया? कभी कभी किसी ऊतक में पाए जाने वाले कोशिका के आकार और आकृति समान नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके उत्पत्ति और कार्य क्या होगा? क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? ऊतक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि ऊतक तो केवल बहुकोशिकीय में पाए जाते हैं, एक कोशिकीय में तो पाए नहीं जाते हैं। और बहुकोशिकीय सजीव में बहुकोशिकीय सजीव यानी कि मल्टी सेलुलर जो सजीव है, उनमें मुख्य कौन आते हैं?
मुख आते हैं पौधा और जंतु, पौधा और जंतु, पौधा और जंतु जिसमें उत्तक की उपस्थिति है। अब जब आप सेल पढ़ रहे थे तो आप क्या देखे थे कि दोनों यानी पौधा और जंतुओं के जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं लगभग दोनों का समान ही है, क्योंकि पौधों में भी कौन कोशिकाएं, यूकैरियोटिक पौधे में भी कौन कोशिकाएं और जंतु में भी। तो जब हम पहला चैप्टर पढ़े दोस्तों तो हमने ये देखा कि पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग समान ही है, बस कुछ संरचनाओं को लेकर अंतर था। जैसे पौधा में प्लास्टिड था, जंतु में नहीं था। जंतु में सेंट्रोसोम था, पौधा में कुछ संरचनाओं को छोड़ दे तो बाकी दोनों की कोशिकाएं लगभग क्या था, समानता। पौधों में भी कौन कोशिका, यूकैरियोटिक, जंतु में भी कौन कोशिका, यानी पौधे और जंतु जो दो मुख्य पृथ्वी पर बहुकोशिकीय सजीव है, इनके कोशिकाएं लगभग समान होते हैं। अब जब इनके कोशिकाएं लगभग समान होते हैं तो इनके उत्तक भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोशिका का समूह ही क्या बनाता है, उत्तक। जब दोनों के कोशिकाएं लगभग समान है तो दोनों के कोशिका का समूह अर्थात उत्तक भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों के कोशिकाएं लगभग समान है, लेकिन दोनों के उत्तक बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कोई मेल नहीं है पौधे के उत्तक और जंतु के उत्तक में, कोई मेल नहीं है। तो पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग समान है, फिर भी उसके उत्तक समान नहीं होते, फिर भी उनके उत्तक समान नहीं होते। आखिर इसका क्या कारण है, क्या कारण है कि दोनों के कोशिकाएं लगभग समान होकर भी दोनों के उत्तक बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या कारण है दोस्तों? कारण जो भी है आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे या समझे भी होंगे, फिर भी हम कुछ कारणों से आपको अवगत करा देते हैं। पहला कारण है शकल सूरत, है कि नहीं है? आप पौधे को देख लीजिए, किसी भी वृक्ष को देख लीजिए और आप अपने बॉडी को देख लीजिए, क्या उनमें कोई समानताएं नजर आ रही है? तो पौधों को एक ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उसे पौधे के तरह बना सके, और जंतु को ऐसे उत्तक की आवश्यकता जो उसे जंतु की तरह बना सके। उत्तक अलग अलग होने का पहला मुख्य कारण है कि दोनों की शारीरिक बनावट बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। पहला अंतर। दूसरा अंतर कि पौधे गतिशील नहीं होते हैं जबकि जंतु गतिशील होते। पौधे गतिशील नहीं होते, उन्हें एक जगह खड़ा रहना है बस, लेकिन जंतु क्या होते हैं, गतिशील होते। यानी पौधों को ऐसे उत्तक चाहिए जो उसे जमीन पर खड़ा रखने में मदद कर सके, और ऐसे उत्तक की आवश्यकता जंतु को बिल्कुल भी नहीं है। उनको खड़ा नहीं रहना है, चलते फिरते रहना है, क्योंकि उसे भोजन की तलाश करना है। तो पौधे और जंतु के उत्तक इसलिए अलग अलग होते हैं कि दोनों की आवश्यकताएं अलग है। पौधे को ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उन्हें जमीन पर स्थिर रहने में मदद कर सके, इसके विपरीत जंतु को ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उन्हें गतिशील बनाकर रख सके। तीसरा उत्तर है भोजन। पौधे को अपना जीवन जीने के लिए बहुत कम भोजन की आवश्यकता है, बहुत कम, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है, खड़ा रहना, बस खड़ा रहना, प्रकाश संश्लेषण करना है। और कुछ करना है पौधे को, कुछ सोचना है,
मस्तिष्क भी नहीं होते हैं पौधे में कि सोचेगा क्या? पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होते। जंतु की तरह पौधे में मस्तिष्क नहीं होते। अगर पौधे में मस्तिष्क होते तो गजबे होता ना। कहीं बरगद का पेड़ विचार कर लेता है कि अभी बंगाल से बिहार चलेंगे। ठीक है, तो कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम लगता। ठीक है, लोग भी पाते कि बरगद स्थान बदल रहे हैं। खैर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पौधों को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए, बहुत कम। और उसके तुलना में जंतु को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। पौधे को बहुत कम ऊर्जा चाहिए, जंतु को बहुत अधिक चाहिए पौधों की तुलना में। और यह कारण भी है कि दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। बात समझ गए ना? उसके बाद ग्रोथ। पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन प्रयत्न होती है। जीवन प्रयत्न, जब तक पौधा जिंदा रहेगा ग्रोथ करते रहेगा। लेकिन जंतु में क्या जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है? नहीं होती। एक उम्र ढलने के बाद ग्रोथ रुक जाता है, उसके बाद तो कमी होने लगती है। पौधों को ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उसे जीवन प्रयत्न वृद्धि करवा सके। जंतु को ऐसे उत्तक नहीं है। यानी दोनों में जो वृद्धियां होती है वो भी अलग अलग है। पौधे जहां जीवन रिकॉर्डिंग मोड में डाल दीजिए। रिकॉर्डिंग मोड में डाला हुआ है। चलिए अब लिंक पर चढ़ के कैसे उतरेंगे? रिकॉर्डिंग मोड में। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट। ठीक है, नेट कट गया, दोनों नेट कट गया जी। ये कैसे हो सकता है? दो कंपनी का नेट लगाए हैं फिर भी क्या हो जाता है? खैर चालू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग मोड में क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बता ये रहे थे कि दोनों के कोशिकाएं लगभग समान होने के बावजूद भी उनके उत्तक समान। और ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि लगभग कोशिकाएं समान होने के बाद भी इनके उत्तक समान क्यों नहीं है? तो इसका कारण समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। पहला है शारीरिक बनावट जो दोनों का अलग अलग है। दूसरा है भोजन की आवश्यकता अलग अलग है। तीसरा है गतिशीलता जो पौधे में नहीं है, केवल किसमें है? जंतु में। चौथा है ग्रोथ सिस्टम, वृद्धि करने के तरीके। पौधे जहां जीवन प्रयत्न वृद्धि करते हैं वही जंतु जीवन प्रयत्न वृद्धि नहीं करते हैं दोस्तों। और यही कारण है कि दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते। यही कारण है कि दोनों के कोशिकाएं लगभग समान होकर भी उनके उत्तक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनके उत्तक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आप बात समझ गए कि नहीं? समझा दीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों। अब जब उत्तक अलग अलग होते हैं तो पढ़ना भी अलग अलग पड़ेगा, क्या है कि ना है? दोनों के उत्तक अलग अलग हैं तो बिल्कुल अलग अलग ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहले किसका पढ़िएगा? पौधा का, ये जंतु का? पहले किसका? पौधा का ना। बिल्कुल दोस्तों, पहले पौधा का ही पढ़ना है। और ऐसा इसलिए कि इस पृथ्वी पर पहले पौधा आया है, उसके बाद जंतु आया है। तो जो पृथ्वी पर पहले जीवन यापन शुरू किया है उसी के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं असली टॉपिक पर, और वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू हिंदी में क्या कहेंगे? अब तो समझ ही गए हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जितने भी राइटर हैं उसको हिंदी में लिखते हैं पादप उत्तक, तो हम भी वही लिख देते हैं क्या? प्लांट टिश्यू। जीव वैज्ञानिकों ने पौधे के उत्तक को विभाजन क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर? विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है विभाज्योतिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरी एस्टिमेटिक, और दूसरा है परमानेंट
इसको कहते हैं अस्थायी ऊतक। जीव वैज्ञानिकों ने पौधे के ऊतक को किस आधार पर बांटा है? विभाजन क्षमता के आधार पर। और विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों में कितने प्रकार के ऊतक? 2 प्रकार के ऊतक, विभाजोत्की ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाजोत्की ऊतक और अस्थायी ऊतक। अब समझिए, बंटवारा तो हुआ है किस आधार पर? विभाजन क्षमता के आधार पर। तो पौधों के ऐसे ऊतक, पौधों के ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता है, यानी नया बनने की क्षमता। विभाजन मतलब समझ रहे हैं ना, पुराना कोशिका से नया कोशिका बनना। पौधों के ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, अर्थात नए बनने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? यानी विभाजोत्की ऊतक वो ऊतक है जिनके कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती है। और पौधों के ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जिनके कोशिकाएं नए नहीं बन सकते, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो पौधों में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। पौधे में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, विभाजोत्की और अस्थायी। ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? विभाजोत्की कहते हैं। ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जान लीजिए कि पौधे के किस भाग में विभाजोत्की होते हैं और किस भाग में अस्थायी होते हैं। पौधे के ढेर सारे भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, फूल, फल। तो पौधे के किस भाग में विभाजोत्की ऊतक है और किस भाग में अस्थायी ऊतक? इसका पता लगाना बिल्कुल आसान है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं विभाजित होते रहती है, अर्थात नए नए कोशिका बनाते रहती है। और नए नए कोशिका बनेगा तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? ग्रोथ होगा। तो पौधे के समस्त भाग जहां आपको ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है, पौधे के वे समस्त भाग जहां आपको ग्रोथ, वृद्धि होता दिखाई दे रहा है, उन सभी भाग में क्या है? क्योंकि वृद्धि होगा किसके बदौलत? विभाजोत्की न वृद्धि करवाएगा, क्योंकि इसी की कोशिका नया बनता है और जो कोशिका नया बनेगा वही ग्रोथ करवाएगा। तो पौधे के हर वृद्धि करने वाले क्षेत्र में मौजूद रहते हैं कौन? विभाजोत्की। अब पौधे के वे भाग जहां ग्रोथ रुक चुका है, समझ जाइए वहां अब विभाजोत्की नहीं है, सब क्या है? अस्थायी है। जहां देख रहे हैं कि पौधे का वृद्धि ठहर गया है, जैसे कुछ समय के बाद पौधे का मोटाई बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। समझ जाइए कि अब वहां पर विभाजोत्की नहीं है। कौन है? अस्थायी है। फल का आकार में वृद्धि हो रहा है, तो समझ जाइए उस फल में कौन ऊतक है? पत्ते बढ़ रहे हैं, कौन ऊतक है? जो वृद्धि कर रहा है, चाहे जड़ वृद्धि कर रहा है, चाहे पत्ते वृद्धि कर रहा है, चाहे शाखाएं वृद्धि कर रहा है, चाहे फल वृद्धि कर रहा है, चाहे फूल वृद्धि कर रहा है, समझिए वहां पर कौन ऊतक है? और जहां का वृद्धि जो है कांस्टेंट हो गया है, रुक गया है, समझ जाइए वहां पर क्या है? अस्थायी। क्लियर हो गया? तो पौधे के 2 ऊतक कहां कहां पर होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिए दोस्तों कि पौधे जब अंकुरित होकर बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम कौन ऊतक बनता है? विभाजोत्की बनता है। क्योंकि पौधे अंकुरित हुआ है तो अब उसको वृद्धि करना है, जो किस ऊतक के बदौलत होंगे? तो पौधे के अंकुरन के ठीक बाद, पौधे के जन्म के ठीक बाद पौधे में सर्वप्रथम कौन ऊतक बनता है? विभाजोत्की बनता है। और विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं विभाजित होकर पौधे में वृद्धि करवाते रहता है।
और एक समय ऐसा आता है कि विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं अपने विभाजन की क्षमता खो देती है। एक समय ऐसा आता है कि विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को, और जैसे ही विभाजोत्की अपने विभाजन की क्षमता को खो देता है वो क्या बन जाता है? यानी दो प्रकार के ऊतक में ये जो अस्थाई ऊतक है इसका निर्माण किससे होता है? यानी कि मूल ऊतक पौधा का कौन है, और यही विभाजोत्की क्या बन जाता है? और विभाजोत्की अस्थाई तब बनता है जब विभाजोत्की के कोशिका में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब विभाजन की क्षमता, क्लियर हो गया? समझ गए? तो पौधे में कितने प्रकार के ऊतक? दो प्रकार के ऊतक। कौन कौन? अस्थाई ऊतक। ऐसे ऊतक जिसके कोशिकाएं में विभाजन की क्षमता, उसे क्या कहेंगे? ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो दिया है, पौधे के अंकुरन के बाद या जन्म के बाद बनने वाला प्रथम ऊतक और विभाजोत्की ऊतक ही निर्माण करता किसका? अस्थाई ऊतक का। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों एक एक ऊतक को डिटेल में जाकर हम समझते हैं। और सबसे पहले पौधे के कहां पर विभाजोत्की ऊतक रहेगा? पौधे के किस भाग में विभाजोत्की ऊतक रहेगा? हर वृद्धि क्षेत्र में। कौन ऊतक? हर वृद्धि क्षेत्र में विभाजोत्की ऊतक। बात नहीं करिए दोस्तों, क्योंकि छोटा मोटा नौकरी के लिए आप यहां नहीं आए हैं। वैसे कोई भी नौकरी छोटा नहीं होता है, तो नहीं होता तब दरोगा की तैयारी छोड़ दीजिए, दूसरे कीजिए। बोलिए कि बनना है, दरोगा बनना है, कम से कम मन को तो मजबूत कीजिए। बात जितनी हल्ला नहीं होनी चाहिए। विभाजोत्की ऊतक के बारे में तो बहुत कुछ समझ गए, समझ गए ना? हाँ, क्लास में केवल समझने पर ध्यान देना, क्योंकि परीक्षा में तो वही पूछा जाएगा जो आपके नोट में है। सेल में कभी भी प्रश्न पूछेगा वही 137 में कोई एक पूछेगा, और उससे बाहर पूछेगा तो बिहार का कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कवरेज आपको दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा याद आप कर रहे हैं। विश्वास नहीं है तो किसी और कोचिंग में पढ़ने वालों को बुला करके क्विज कर लीजिए। मेरी एस्टिमेटिक विभाजोत्की, इसके बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। ये कैसा ऊतक है, ये पौधे के किस भाग में रहते हैं, ये सबसे पहले बनते हैं, अंत में यही अस्थाई बन जाते हैं। आइए कुछ और जानते। सबसे पहले जानिए कि विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं जो होती है अवयस्क होती है। क्या होती है? इम्मिच्योर जिसको कहेंगे अंग्रेजी में, अवयस्क, पूरी तरह से ये वयस्क नहीं होती है, क्योंकि जैसे ये वयस्क बनता है विभाजन करके नया नया कोशिका बनाने लगता है और हमेशा अवयस्क ही रह जाता है। और अगर इसके कोशिका विभाजित है तो निश्चित तौर पर इसके सारे कोशिकाएं क्या होती है? तो विभाजोत्की ऊतक की कोशिकाएं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जिन कोशिकाओं से मिलकर यह ऊतक बना हुआ है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं क्या होती है? अवयस्क होती है तथा क्या होती है? जीवित होती है। वैसे ये बताने का काम है ही नहीं, क्योंकि जो कोशिका विभाजन कर रहा है 100% वो क्या होगा? जीवित होगा। मृत कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। विभाजोत्की ऊतक के जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार या अंडाकार या बहुभुजी होती है। कोशिकाएं गोलाकार हो सकता है, कोशिकाएं अंडाकार हो सकता है, कोशिकाएं बहुभुजी हो सकती है।
लेकिन कोशिका आयताकार नहीं हो सकता, कोशिका वर्गाकार नहीं हो सकता है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं की आकृति गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होती है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं अवयस्क तथा जीवित होती है, अवयस्क तथा जीवित होती है। और सबसे बड़ी खास बात आपको बता रहे हैं, इसके कोशिका में रसधानी, जिसको अंग्रेजी में क्या होता है, वैक्यूल्स, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता। अब आपको आश्चर्य होगा कि रसधानी तो पौधे में ही होना चाहिए और उसमें भी विभाजोत्की में होना चाहिए। विभाजोत्की में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये विभाजित होते रहती है। जब विभाजित होते रहती है तो बार बार उसे बहुत ज्यादा कोशिका द्रव चाहिए, जिसकी भरपाई कौन करता, लेकिन रसधानी ही विभाजोत्की में नहीं है। और विभाजोत्की ऊतक में रसधानी इसलिए नहीं होती है दोस्तों, इसका भी उचित कारण है। कारण है कि इसके कोशिका में कोशिका द्रव, इसके कोशिका में कोशिका द्रव भारी मात्रा में भरे पड़े होते, भारी मात्रा में पाए जाते हैं, भारी मात्रा में पाए जाते हैं। लबालब रहता है कोशिका द्रव से इसकी कोशिका, भारी मात्रा में कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव ही इतना है कि रसधानी का कोई काम। पौधे के किस कोशिका में सबसे ज्यादा कोशिका द्रव मौजूद रहते हैं, विभाजोत्की ऊतक के कोशिका में, विभाजोत्की ऊतक की कोशिका में। पौधे के किस ऊतक के कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। और सबसे बड़ी विशेषता एक और, कि इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान, अंतरा कोशिकीय स्थान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर, अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए। अब अंतरा कोशिकीय स्थान क्या है समझिए, ऊपर नीचे बोर्ड की तरफ नजर दीजिए। अंतरा कोशिकीय स्थान क्या है? एक ऊतक में ढेर सारे कोशिकाएं होती है। एक ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के मध्य के खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतरा कोशिकीय स्थान। किसी ऊतक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? किसी ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं या कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? और विभाजोत्की ऊतक में अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। विभाजोत्की ऊतक में अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। यानी कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे होते हैं। विभाजोत्की ऊतक में कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे होते हैं, उनमें कोई अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? तो इतनी विशेषताएं हमें विभाजोत्की ऊतक के बारे में रखनी होगी याद। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, पौधे के विभाजोत्की ऊतक मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं अवयस्क और जीवित होती है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं अवयस्क और एक भी कोशिका इसमें मृत नहीं होती है। सारे कोशिकाएं विभाजोत्की का जीवित होता है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होती है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाओं में रसधानी नहीं पाया जाता है। विभाजोत्की ऊतक के कोशिका में रसधानी का प्रायः इसलिए अभाव होता है क्योंकि इसमें विभाजोत्की ऊतक में अंतरा कोशिकीय स्थान
विभाजोत्की उत्तक में अंतराकोश के स्थान नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया। विभाजोत्की उत्तक की सारी कोशिकाएं अवयस्क और विभाजोत्की उत्तक के कोशिका की आकृति विभाजोत्की उत्तक के कोशिका में कौन सी कोश की संरचना नहीं होता है? विभाजोत्की उत्तक के कोशिका में कोशिका द्रव्य। पौधे में जो अस्थायी उत्तक है उस अस्थायी उत्तक के तुलना में विभाजोत्की उत्तक के कोशिका में कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा पाया जाता, बहुत ज्यादा। शांति और गंभीरता बहुत जरूरी है, क्लास में भी और ड्यूटी में भी। दरोगा की ड्यूटी की बात कर रहे हैं। अंतराकोश के स्थान बिल्कुल भी, अंतराकोश के स्थान समझ गए? जैसे निर्जीव में परमाणु के बीच के खाली जगह को अंतराण्विक स्थान कहते हैं ना। अब निर्जीव के बारे में पढ़े होंगे कि परमाणु के बीच के खाली जगह को अंतराण्विक स्थान, उसी तरह कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को अंतराकोश की स्थान। अब ध्यान दीजिए कि विभाजोत्की उत्तक के कोशिकाएं विभाजोत्की उत्तक 3 प्रकार की हो सकती। विभाजोत्की उत्तक 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एपिकल मेरी एस्टिमेटिक, हिंदी में से कहते हैं शीर्षस्थ विभाजोत्की। शीर्षस्थ विभाजोत्की, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। कोई भी वृद्धि करने वाला भाग है पौधे का, कोई भी वृद्धि करने वाला भाग है, वहां पर कौन उत्तक होगा? वृद्धि करने वाला भाग है तो विभाजोत्की न होगा। अभी तो इसके प्रकार पर आ रहे हैं, ये कहां होगा ये हम बता रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये तनाव है, ये क्या है? तनाव है। मान लेते ये तनाव है, तो कोई भी वृद्धि करने वाले भाग के अग्र भाग पर जो विभाजोत्की होता है, चाहे जड़ ही क्यों ना विकास कर रहा हो, विकास करने वाले किसी भी भाग में विभाजोत्की होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अग्र भाग में जो विभाजोत्की होता है उसे ही क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभाज। शीर्षस्थ मतलब शीर्ष पर। चाहे जड़ वृद्धि कर रहा हो, चाहे तना वृद्धि कर रहा हो, चाहे शाखाएं वृद्धि कर रहा हो, चाहे पत्तियां वृद्धि कर रहा हो, उस वृद्धि करने वाले भाग के अग्र में आगे में जो विभाजोत्की मौजूद रहता है वो कौन है? यानी शीर्षस्थ विभाजोत्की। शीर्षस्थ विभाजोत्की वृद्धि करने वाले भागों के शीर्ष में मौजूद होते हैं। ये कोशिका विभाजन करके नए नए कोशिका बनाते जाते हैं, नए नए कोशिका बनाए जाते हैं, जिसके उपरांत पौधों की लंबाई में क्या होते जाती है, या उस भाग के लंबाई में क्या हो जाती है? यानी शीर्षस्थ विभाजोत्की का काम है पौधे का मुख्य काम है पौधे का लंबाई बढ़ाना। शीर्षस्थ विभाजोत्की नए नए कोशिका बनाते जाती है, कोशिका के ऊपर कोशिका बनते जाता है, और पौधे की लंबाई क्या होते जाती है? या पौधे के तने की लंबाई बढ़ते जाती है, जड़ की लंबाई बढ़ते जाती है, पत्ती की लंबाई बढ़ते जाती है। यानी लंबाई बढ़ाना ही काम है किसका? शीर्षस्थ विभाजोत्की का। कौन सा विभाजोत्की पौधे के लंबाई को बढ़ाते हैं? शीर्षस्थ विभाजोत्की। कौन सा उत्तक पौधे के लंबाई को बढ़ाते हैं? शीर्षस्थ विभाजोत्की। अब पौधे के लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ। जब पौधा अंकुरित होता है
तो सबसे पहले अपने लंबाई को बढ़ाता है। कोई भी पौधा जो अंकुरित होगा सर्वप्रथम वो अपने लंबाई को बढ़ाएगा, मोटाई को नहीं। सर्वप्रथम पहले लंबाई को बढ़ाएगा। यानी अंकुरन के ठीक बाद पौधे अपना लंबाई बढ़ाते हैं, और यही कारण है लंबाई बढ़ाना क्या कहलाता है? प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी पौधों में प्राथमिक वृद्धि का क्या मतलब है? पौधों में प्राथमिक वृद्धि का क्या मतलब है? इसीलिए प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं। लंबाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? या पूछेगा पौधों में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक के कारण? पौधों में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक के कारण? शीर्षद विभवोत्की के कारण। या पौधे में लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन है? लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन है? क्लियर बात समझ में आ गया? पहला मेरी एस्टिमेटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, नाम से ही स्पष्ट हो जाता, लेकिन परीक्षा में ये नाम नहीं देता है, यही लिख देता है और हिंदी में लिख देगा। हिंदी में लिख देगा एपिकल, इस तरह से। तो अंग्रेजी नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूछ दिया शीर्षस्थ ऊतक कहाँ पाए जाते, तुरंत पकड़ लीजिएगा शीर्ष पर पाए जाते हैं, टॉप पर पाए जाते हैं। इसलिए परीक्षा वाला क्या करता है, ये नाम ने देकर देता एपिकल कहाँ पाए जाते। तो हर वृद्धि करने वाले भाग के शीर्ष पर पाए जाते हैं यह एपिकल। और इसका मुख्य काम क्या है? लंबाई बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलिए, विभाजोत्की ऊतक का दूसरा प्रकार लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक पार्श विभाजोत्की। पार्श विभाजोत्की। अब पार्श मतलब क्या होता है? पार्श मतलब होता है बगल में। क्या होता है? बगल में। हिंदी डिक्शनरी खरीदे हैं कि नहीं? खाली अंग्रेजी डिक्शनरी खरीदे हैं? चलिए, नहीं, बहुत लोगों का हिंदी पर भी पकड़ बहुत कम रहता है, ठीक है ना। यानी उसको कहिएगा शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलने के लिए, तो उसमें भी 4 इंग्लिश घुसेड़ देगा। बहुत विद्यार्थी मतलब कल कहना आए थे, एक्चुअली हम कल, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स बहुत एक्चुअली हम जब बहुत दिन तक एक्चुअली समझ में नहीं करते थे। तो एक स्टूडेंट पूछे एक्चुअली मतलब क्या होता है? एक्चुअली मतलब सर एक्चुअली। तो अब बहुत के पास शब्द ही नहीं रहते हैं कि पूरी तरह से हिंदी बोलेंगे, शब्दों का भी बहुत अभाव होता है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो सबसे बेहतर उपाय बता रहे हैं, और इससे परीक्षा में 1-2 नंबर भी आपका बढ़ जाएगा। अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि अखबार पढ़ते ही नहीं पढ़ते। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो आपको आपके हिंदी को सुधार देगा, आपके मस्तिष्क में हिंदी के शब्द भंडार में काफी वृद्धि करा देगा। आप अच्छे अच्छे निबंध लिख सकते हैं तब जब आपके पास शब्दों का भंडार हो। तो अखबार पढ़िए, और अखबार लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा 1 या 2 प्रश्न आप परीक्षा में ज्यादा बना कर आइएगा। और सबसे जरूरी बात कि अगर नौकरी सरकारी करना है तो सरकार के बारे में खोज खबर रखना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे ना? अगर नौकरी हमें सरकारी करनी है तो सरकार के बारे में थोड़ी खोज खबर हमें मालूम होनी चाहिए। और सरकार के बारे में खोज खबर रखने का सबसे सस्ता, आसान और सही तरीका है कि आप प्रतिदिन अखबार पढ़िए। आदत नहीं है तो पहले मंगाना चालू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आदत लग जाएगा। अखबार नहीं पढ़िएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। परीक्षा में भी फायदा होगा, आपके जीवन में भी फायदा होगा, और बहुत फायदा होगा।
और उसके बाद तो अखबार की ऐसी आदत लगेगी आपको कि अखबार के बिना आपका सुबह नहीं होगा दोस्तों। दूसरा उत्तक, पार्श्व विभाजोत्की। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल में, बगल बगल होता है। तो पार्श्व विभाजोत्की और विभाजोत्की उत्तक हमेशा वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये तनाव है और तनाव के, मान लीजिए ये तनाव है और ये वृद्धि कर रहा है, तो शीर्ष भाग में तो क्या होगा? शीर्षक विभाजोत्की शीर्ष भाग में, लेकिन उसके बगल में भी विभाजोत्की होता है। उसके बगल में भी क्या होता है? विभाजोत्की होता है। बगल में भी क्या होता है? विभाजोत्की होता है। बगल में भी विभाजोत्की होता है। वृद्धि करने वाले भाग में, वृद्धि करने वाले किसी भी भाग में, वृद्धि करने वाले किसी भी भाग के में बगल में यानी कि पार्श्व भाग में जो उत्तक होता है उसी को क्या कहते हैं? पार्श्व विभाजोत्की कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व विभाजोत्की कहते हैं। और ये जब नए कोशिका बनाता है, ये जब नए कोशिका बनाता है, नए कोशिका बनाता है, तो इससे पौधों के मोटाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? जैसे इधर कोशिकाएं बनाते जाएगा, इधर कोशिका बनाते जाएगा और ये क्या होते जाएगा? मोटा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? तो हर वृद्धि करने वाले भाग के शीर्ष पर शीर्षत विभाजोत्की और साइड साइड में पार्श्व विभाजोत्की, और ये नए कोशिका बनाकर पौधे की क्या बढ़ाता है? मोटाई बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? लंबाई बढ़ाने वाला उत्तक कौन है? शीर्षत विभाजोत्की। और मोटाई बढ़ाने वाला पार्श्व विभाजोत्की। और पौधे का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि और मोटाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्लियर हो गया? पार्श्व विभाजोत्की वृद्धि करने वाले भाग के बगल बगल में होते हैं, साइड साइड में होते हैं। और ये जब नए नए कोशिकाएं बनाती है तो पौधों का मोटाई बढ़ता है। पौधों का मोटाई बढ़ाना किस उत्तक का काम है? पार्श्व विभाजोत्की का काम है। और पौधे का मोटाई बढ़ना क्या कहलाता है? पौधे का मोटाई बढ़ना क्या कहलाता है? तो आपको दो तरह से यहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन है? पार्श्व विभाजोत्की। या द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन है? द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन है? क्लियर हो गया? तीसरा, तीसरा, तीसरा है इंटर सैलरी मेरी एस्टिमेटिक। इंटर सैलरी मेरी एस्टिमेटिक, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर अंतर्वेशी विभाजोत्की। इंटर सैलरी मेरी एस्टिमेटिक। सबसे पहले एक बात जानिए कि ये जो अंतर्वेशी विभाजोत्की है ये मुख्य रूप से शीर्षत विभाजोत्की का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शीर्षत विभाजोत्की का ही हिस्सा है। अब कहिए कि जब इसी का हिस्सा है तो इसी में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जीव वैज्ञानिकों ने ही अलग कर दिया तो हम कौन है रखने वाले? ठीक है। तो अंतर्वेशी विभाजोत्की जो है ये मूल रूप से शीर्षत विभाजोत्की का ही हिस्सा है। अब असली बात को आप समझिए कि पौधे जब अपने लंबाई को बढ़ाते हैं ना, बड़ी तेजी के साथ बढ़ाते हैं, बड़ी तेजी के साथ। यानी शीर्षत विभाजोत्की में जो विभाजन होता है जबरदस्त, बहुत तेजी के साथ।
तो शीर्षत विभाजोत की बड़ी तेजी के साथ कोशिकाएं विभाजित करते रहते हैं। यही कारण है कि पौधे की लंबाई पहले बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। अब पौधे की लंबाई बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, इसका तुलना हम जंतु के से कर रहे हैं। जंतु के शरीर की लंबाई को देख लीजिए बढ़ता हुआ और पौधे को देख लीजिए, तो निश्चित आप भी कहेंगे नहीं, पौधे की लंबाई बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। और पौधे की लंबाई बड़ी तेजी के साथ अगर बढ़ती है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि शीर्षत विभाजोत्की में कोशिका विभाजन बड़ी तेजी के साथ होता है। और शीर्षत विभाजोत्की में जब कोशिका का विभाजन बड़ी तेजी के साथ होता है तो कुछ कोशिकाएं पीछे छूट जाती है। और शीर्षत विभाजोत्की की कुछ कोशिकाएं जो पीछे छूट जाती है तेजी से आगे बढ़ने के कारण, वहीं पीछे छूट गया कोशिका मिलकर के क्या बना लेता है? अंतर्वेश बना लेता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो अंतर्वेशी विभाजोत्की मेन रूप से किसका हिस्सा है? शीर्षत विभाजोत्की का हिस्सा है। जब शीर्षत विभाजोत्की बड़ी तेजी के साथ कोशिका विभाजन करके पौधे को लंबाई को बढ़ाते रहती है, तो शीर्षत विभाजोत्की के कुछ कोशिकाएं पीछे छूट जाती है। पीछे छूट गई कोशिका ही आपस में मिलकर एक नए ऊतक का निर्माण कर लेता है, और वो कौन है? अंतर्वेशी। अब यह ऊतक रहता कहां पर है? शीर्षत विभाजोत्की तो शीर्ष पर था, पार्श्व विभाजोत्की पार्श्व में था। ये अंतर्वेशी कहां रहते हैं? तो ये मुख्यतः पत्तियों के ज्वाइंट पर, जैसे ये तना है दोस्तों, यहां से पत्ती निकला, अब कुछ पत्ते में डंठल नहीं होते हैं, तना है, डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा क्या? पत्ता डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये जो अंतर्वेशी है ना, इसी ज्वाइंट पर, ज्यादातर इसी ज्वाइंट पर मौजूद रहता है, इसी ज्वाइंट पर मौजूद रहता है और कसकर इसको पकड़े रहता है। इसको कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं? लीफ बेस, जहां से लीफ तना में जुड़ा रहता है, शाखाएं में जुड़ा रहता है। तो ये जो अंतर्वेशी विभाजोत्की है, इंटरसेलरी विभाजोत्की है, ये पत्तियों के जोर पर, फलों के जोर पर, शाखाओं के जोर पर पाए जाते हैं और इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। जल्द ही अंतर्वेशी विभाजोत्की में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और अंततः ये अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं दोस्तों। और इस तरह से विभाजोत्की ऊतक समाप्त हो गया। समझे कि नहीं समझे? एक बार देखिए तो नोट में सब कुछ समझे कि नहीं। क्लियर? अब आइए, दूसरा ऊतक कौन है? परमा, यानी एक बात तो शुरुआत में ही बता दिए थे कि विभाजोत्की ऊतक ही बनाता है क्या? अस्थायी ऊतक। विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती है, लगातार विभाजित होते रहती है और अंततः जब उसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो किसमें बदल जाता है? अस्थायी ऊतक। तो विभाजोत्की ऊतक कितना प्रकार का? 3। 2 बोल रहे, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? तीनों का कार्य समझ गए? इंटरसेलरी का कोई विशेष कार्य
मोटाई बढ़ाना किस ऊतक का कार्य है? पार्श्व विभाजोत्की का। लंबाई बढ़ाना। क्लियर हो गया? अब देखिए, आपको बताए थे कि अंकुरन के तुरंत बाद पौधे में विभाजोत्की ऊतक बनते हैं। अब विभाजोत्की में भी सबसे पहले शीर्षक का निर्माण होता है। विभाजोत्की ऊतक में भी सबसे पहले शीर्षक का निर्माण होता है। अब दोस्तों परमानेंट पर आ गए हैं और ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लास को हम तभी बंद कर देते, लेकिन आप लोग फिर हल्ला करते हैं। क्लास को आगे ले लिए हैं, अभी क्लास को छोड़ रहे हैं। थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो चुका है, सारा विद्यार्थी समेट नहीं पाए हैं हम, तो आज के क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं। और कल के क्लास में हम आएंगे किस पर? अस्थाई पर आएंगे। देख लेते ऑनलाइन वाले का क्या समस्या है। पहले लड़की लोग निकलिएगा, यही नियम बनाए हुए हैं तो सब दिन बताना पड़ेगा। आराम से धक्का मुक्की नहीं करना है। आराम से सीधा निकलिए। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप लोग कैसन कैसन कांड करते रहते कोचिंग के बगल में। सीधा निकलिए, सीधा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। गुड नाइट। है ठीक हुआ? बार बार अभी ठीक कीजिए। अभी 1 घंटा लेट है टेस्ट में, ठीक कीजिए उसको। दीपेन को फोन किए? हाँ? ओह माय गॉड।